साथियों, वंदे मातरम। मैं प्रदीप दीक्षित सेवाग्राम से बोल रहा हूँ। पिछले 2 दिनों से ट्रेडमार्क के विषय पर काफ़ी लोग उत्सुक हैं, जानना चाहते हैं और उसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको उन सब भ्रांतियों के बारे में निराकरण करूं और किस योजना के तहत और किस लिए यह सारे विषयों पर काम शुरू किया गया है, उसके बारे में भी आप शायद थोड़ा सा मैं आपको बता सकूं, ताकि आपको इन सब चीज़ों का एक विचार हो सके। हम सब राजीव भाई को काफ़ी अच्छे से सुनते हैं, राजीव भाई के बारे में विचार करते हैं और उनको विचार करके जीवन में उनका पालन करने की कोशिश करते हैं। और राजीव भाई के जीवन के 2 पहलू हैं। जितना मैंने उनको समझा है, उनके साथ रहा हूँ, उनको जानता हूँ, उस आधार पर जो बातें मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ वो आपको सुननी चाहिए। उनके जीवन के 2 पहलू नज़र आते हैं। एक पहलू राजीव भाई का वैचारिक जीवन है, उनका वैचारिक पक्ष है। और जब तक राजीव भाई जिंदा थे या जब तक उन्होंने जीवित रूप में काम किया, पूरी तरह से अपने जीवन को या अपने विचारों को वैचारिक सांचे में ही डाला। 1998 से या 1990 से उन्होंने विदेशी कंपनियों के खिलाफ काम शुरू किया और विदेशी कंपनियों के खिलाफ काम शुरू करके, यूनियन कार्बाइड के खिलाफ काम शुरू करके लगातार विदेशी कंपनियों को देश से बाहर भगाने के लिए या विदेशी कंपनियों के खिलाफ जनमत तैयार करने के लिए जगह जगह व्याख्यान दिए, जगह जगह भाषण दिए, स्कूलों में, कॉलेजों में और उसके अलावा सभाओं में, वकीलों के बीच में जाके उन्होंने व्याख्यान दिए और उनको यह समझाने की कोशिश की कि विदेशी कंपनियां हमारे देश को लूट रही हैं, इसलिए हम स्वदेशी के विचार को अपनाएं और स्वदेशी के विचार से ही देश फिर से समृद्ध होगा। इस पूरे विचार के आधार पर, इस पूरे सिद्धांत के आधार पर उन्होंने व्याख्यान दिए। 5 सालों तक, 6 सालों तक, 8 सालों तक जब स्वदेशी के विचार पर हमने लोगों को समझाया, उनको कन्विंस किया, विदेशी विचारों के बारे में लोगों को बताया, विदेशी कंपनियों के बारे में बताया, विदेशी संस्कृति के बारे में बताया, तो लोग हमसे अक्सर एक ही सवाल पूछा करते थे, राजीव भाई से एक ही सवाल पूछा करते थे कि अगर हम विदेशी कंपनियों का सामान ना अपनाएं तो कौन सा सामान अपनाएं। तो वैसी स्थिति में राजीव भाई और उस समय के साथियों ने मिलकर स्वदेशी विदेशी की लिस्ट बनाई और पूरे देश भर में स्वदेशी सामानों को खरीदने का आग्रह किया। आप लोगों के पास जो राजीव भाई के सबसे पुराने व्याख्यान हैं वो 1997 से शुरू होते हैं। उससे पहले के व्याख्यानों की रिकॉर्डिंग हमारे पास नहीं है, राजीव भाई के भी पास नहीं थी। तो 1997 के बाद के जो व्याख्यान हैं उनमें आप पूरी आसानी से समझ सकते हैं कि विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करें। बाटा, लिप्टन, पेप्सी कोला, यूनिलीवर या कैडबरीज या नेस्ले, जितनी भी विदेशी कंपनियों के सामान हैं उनका बहिष्कार किया जाए और स्वदेशी कंपनियों के सामानों को खरीदा जाए। और उस समय स्वदेशी कंपनियों के सामानों को खरीदने की जो सूची दी जाती थी, उस सूची के आधार पर काम किया जाता था। लेकिन राजीव भाई के समय में स्वदेशी सामान बनाना या स्वदेशी सामान की बिक्री करने का कोई बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं बना था और ना हम उस नेटवर्क को बना पाए। हमने बहुत कोशिश की या हम उस विषय पे नहीं सोच पाए या हम ऐसी टीम नहीं बना पाए कि हम स्वदेशी सामानों की उपलब्धता पर काम कर सकें या स्वदेशी सामानों को हम बना सकें या स्वदेशी सामानों का विपणन कर सकें, उनके लिए व्यवस्थाएं कर सकें। ऐसा हम कुछ भी नहीं कर पाए, जिसकी वजह से राजीव भाई की बात सिर्फ इतनी ही होती थी कि भाई विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करो और स्वदेशी सामान अपनाओ। लेकिन सारे प्रयासों के बावजूद राजीव भाई के समय में उनके हाथों से 3 ही स्वदेशी भंडारों का उद्घाटन हुआ था, जिसमें एक कोटा का भंडार था, एक जलगांव का भंडार था और दूसरा एक छत्तीसगढ़ में भिलाई का भंडार था। 3 भंडारों का उद्घाटन, 3 भंडारों का शुभारंभ राजीव भाई के समय हुआ। फिर उनका जुड़ाव भारत स्वाभिमान के साथ हुआ, स्वामी रामदेव जी के साथ हो गया
उसके बाद की घटनाएं सब आपके सामने हैं, आप जानते हैं बेहतर ढंग से क्या हुआ। तो मेरा ये कहना है कि राजीव भाई के समय जो सबसे मूल बात थी वो ये बात थी कि राजीव भाई स्वदेशी के विचार के प्रचार के लिए घूमते रहे और उन्होंने स्वदेशी के विचार का बहुत बड़े लेवल पर लोगों का प्रचार किया या विदेशी कंपनियों के बहिष्कार का प्रचार किया, लेकिन स्वदेशी सामानों को उपलब्ध कराने के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा काम हम नहीं कर पाए। अब इसका जो दूसरा पहलू ये है कि राजीव भाई के जो विचार हैं उसके दो पहलू हैं, जैसा मैंने कहा कि एक स्वदेशी के विचारों का प्रचार करना, दूसरा स्वदेशी के सामानों की उपलब्धता कराना और स्वदेशी के सामानों को बिक्री कराने के लिए उपलब्ध कराना। अब जब तक राजीव भाई थे तब तक विचारों का प्रचार किया, लेकिन राजीव भाई के जाने के 2-3 साल बाद हम सबको ऐसा लगा, खासकर मुझे विशेष रूप से, मैंने अपनी जो भूमिका तय की वो यह तय की कि भाई हम तो रचनात्मक कामों में लगेंगे और स्वदेशी के विचार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, स्वदेशी के उत्पादन का काम करेंगे, जगह जगह स्वदेशी भंडार खोलेंगे, जगह जगह स्वदेशी के कार्यकर्ताओं को हम संगठित करेंगे, स्वदेशी बनाने वाले उद्योगों को संगठित करेंगे। इसलिए मैंने अपने लिए जो भूमिका तय की वो पूरी तरह से स्वदेशी के विचार के प्रायोगिक पक्ष कर थी। और इसलिए हमने फिर 2 साल पहले 3 साल पहले बागभट्ट नाम का एक ब्रांड रजिस्टर्ड किया और बागभट्ट के ब्रांड पर हमने स्वदेशी उत्पादनों का उत्पादन और उनका वितरण शुरू किया। हमने कोई गलत काम नहीं किया है, हमने कोई अनैतिक काम नहीं किया है, हमने कोई राजीव भाई के विचारों के गलत जाकर या उनके विचारों के विरुद्ध जाकर हमने कोई काम नहीं किया। जब राजीव भाई अपने समय में 3 स्वदेशी भंडार खोल सकते थे या खुलवा सकते थे, हम 300 भंडार क्यों नहीं खोल सकते? हमारा हक है कि जो काम राजीव भाई नहीं कर सके वो काम करने के लिए अगर हमने पहल की है तो हमने कोई गलत काम नहीं किया है। इसलिए हमने तो अपने जीवन का लक्ष्य ये बनाया कि भाई हम किसी भी तरह से स्वदेशी के विचार को स्थापित करने के लिए प्रायोगिक काम करेंगे और स्वदेशी के विचार को स्थापित करेंगे। इसलिए उस रास्ते पर हमने शुरू किया। जिन भाइयों को ऐसा लगता है कि ये बेकार का काम है, जिन भाइयों को ऐसा लगता है कि फालतू का काम है, सिर्फ व्याख्यान देना ही सबसे बड़ा काम है, सिर्फ घर घर जाके समझाना अच्छा काम है, तो वो समझाएं। हमने उनको कभी मना नहीं किया कि आप घरों में मत समझाइए, व्याख्यान देने मत जाइए, या आप जो है सैद्धांतिक काम मत करिए, या आप वैचारिक काम मत करिए। ज़रूर करिए, जो आपको अच्छा लगता है आप वो काम करिए। लेकिन अगर हमने अपने लिए तय किया कि हम वैचारिक काम के साथ साथ प्रायोगिक काम भी करेंगे, वैचारिक काम के साथ साथ हम स्वदेशी की स्थापना के लिए भी ताकत लगाएंगे, तो हमने कोई गलत काम नहीं किया है और उसके लिए हम जिंदगी भर इस काम को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हैं। हमारा कहना था कि राजीव भाई ने अगर 3 स्वदेशी भंडार खोले हैं तो हम 3000 स्वदेशी भंडार खोलने की प्लानिंग बना रहे हैं। इसमें गलत क्या है? और उस तरह के स्वदेशी भंडार खोलने के लिए अगर बागभट्ट का ब्रांड हमने डेवलप किया है तो हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। ब्रांड के आधार पर ही चीज़ें चलती हैं, ब्रांड के आधार पर ही बाज़ार चलता है, ब्रांड के आधार पर ही चीज़ें खड़ी होती हैं। कुछ भी गलत नहीं किया है और हम उस काम को लगातार आगे बढ़ाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि देश भर में 3 स्वदेशी भंडार जो राजीव भाई ने खोले थे, उसी तरह 3000 स्वदेशी भंडारों का हम देश भर में खोलने की तैयारी कर सकें और उस काम में लगे हैं। उसमें हमारे उत्पादन भी आएंगे और देश भर में छोटे छोटे स्वदेशी भंडार जो स्वदेशी उत्पादन का काम करते हैं उनके सामान भी लगाएंगे। अभी मात्र 3 महीने पहले, 2 महीने पहले हमने यहाँ पर पंचगव्य का शिविर लगाया। पूरे देश भर से 40-45 लोग आए पंचगव्य का उत्पादन सीखने के लिए। हमने उनके साथ भी कमिटमेंट किया है कि अगर हमारे साथ मिलकर जो गौ उत्पादक लोग जो गाय के उत्पादन का काम करेंगे, पंचगव्य का उत्पादन का काम करेंगे, हम उनके उत्पादनों को भी बाज़ार में उपलब्ध कराएंगे और उनको भी खड़ा करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा कमिटमेंट हमारे 25 साथियों के साथ है जो यहाँ पर शिविर में आए थे और हमने उनका उत्साह बढ़ाने के लिए उनको ये जिम्मेदारी दी। हम उस पर आगे भी काम करेंगे। मेरे कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि राजीव भाई ने जो वैचारिक काम खड़ा किया उस पर प्रायोगिक काम खड़ा करने के लिए हमने काम शुरू किया है और हम वो करेंगे। रहा सवाल ट्रेडमार्क का कि राजीव भाई के फ़ोटो के ऊपर ट्रेडमार्क क्यों ले लिया या क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है आपको मैं पूरे विश्वास के साथ,
आश्वासन के साथ कहता हूं कि जो भी राजीव भाई के साथी या उनके कार्यकर्ता वैचारिक काम कर रहे हैं, उनको कोई भी इस तरह का चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी डर उनके मन में नहीं होना चाहिए कि जो विचार का काम करते हैं, सेवा का काम करते हैं, प्रचार का काम करते हैं, जिन्होंने यूट्यूब के ऊपर राजीव भाई के व्याख्यान डाले हैं, जिन्होंने फेसबुक के व्याख्यान डाले हैं, उन पर कोई आँच आएगी या कोई आपत्ति आएगी, ऐसा कभी ज़िंदगी में भी नहीं होगा, क्योंकि वो सेवा का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर राजीव भाई के विचार के आधार पर या राजीव भाई की फ़ोटो के आधार पर या राजीव भाई की फेस वैल्यू के आधार पर कोई व्यापार खड़ा होता है या कोई व्यापारिक उपक्रम खड़ा होता है, तो उस पर ज़रूर नियंत्रण होना चाहिए। पिछले 4 सालों में, 5 सालों में राजीव भाई के विचारों पर कम से कम सैकड़ों लोगों ने पंचगव्य के उत्पादन करना शुरू किया है। बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि पंचगव्य का उत्पादन हो रहा है और राजीव भाई की प्रेरणा से वो बिक भी रहा है, बाज़ार में भी हो रहा है। कम से कम 15-20 लोगों को मैं जानता हूँ जो सेंधा नमक राजीव भाई के विचार पर बिक्री करते हैं, खुलेआम बिक्री करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बिक्री होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। और दूसरे उत्पादन भी बनाते हैं, मंजन भी बनाते हैं, तेल भी बनाते हैं, सारे सामान बनाते हैं, बिक्री होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। लेकिन अब धीरे धीरे करके अगर राजीव भाई के विचारों के आधार पर प्रायोगिक काम होंगे और स्वदेशी के आधार पर हम प्रायोगिक काम करेंगे या स्वदेशी के आधार पर हम दुकानें बनाएंगे या उत्पादन करेंगे, उन उत्पादनों को, उन दुकानों को रेगुलेट कौन करेगा? उन उत्पादकों को कंट्रोल कौन करेगा? कौन उत्पादक क्या बना रहा है, कैसे बना रहा है, किस तरीके से बना रहा है, सही कानून से बना रहा है कि नहीं बना रहा है, उसका क्वालिटी कंट्रोल कैसे होगा, कौन क्वालिटी कंट्रोल करेगा, कैसे करेगा, ये हमको नहीं पता है। क्योंकि जब हम उत्पादन, किसी ने किताब छापी है तो किताब छापने से किसी का विरोध नहीं है, किताब छापे और उसको पढ़े, क्योंकि किताब पढ़ने के लिए होती है, वैचारिक काम है। लेकिन किसी ने राजीव भाई के विचारों के आधार पर कोई उत्पादन बनाया है और वो उत्पादन की बिक्री कर रहा है, तो उसका मानकीकरण ज़रूर होना चाहिए, उसका स्टैंडर्डाइजेशन ज़रूर होना चाहिए। आज राजीव भाई के नाम पर या उनकी प्रेरणा से 20 लोग उत्पादन कर रहे हैं, कल अगर 2000 लोग उत्पादन करेंगे तो उनका मानकीकरण कौन करेगा, उनका क्वालिटी कंट्रोल कौन चेक करेगा, वो क्या बना रहे हैं, क्या नहीं बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, उनको मदद कौन करेगा, हम कैसे करेंगे, कैसे उनको बाज़ार उपलब्ध कराएंगे। राजीव भाई के नाम पर अगर स्वदेशी का हम एक बहुत बड़ा उपक्रम शुरू करना चाहते हैं पूरे देश भर में, और होना भी चाहिए कि राजीव भाई ने जीवन भर स्वदेशी का विचार स्थापित किया है, क्या उनके नाम पर प्रायोगिक काम नहीं होने चाहिए? क्या उनके नाम पर या उनके विचार पर हम सिर्फ सैद्धांतिक कामों के अलावा प्रायोगिक काम नहीं करेंगे? ज़रूर होने चाहिए। मैं तो मानता हूं कि राजीव भाई के नाम पर और स्वदेशी के विचार के लिए पूरे देश भर में स्वदेशी का एक महा आंदोलन होना चाहिए। घर घर स्वदेशी उत्पादन होगा, गांव-गांव में स्वदेशी उत्पादन होगा। हमारी एक मॉनिटरिंग टीम होगी, हमारी एक मॉनिटरिंग बॉडी होगी जो क्वालिटी कंट्रोल का काम करेगी, उनको सिखाएगी, उनको बताएगी। यहाँ सेवाग्राम में स्वदेशी उत्पादन के सिखाने का, उनके बनाने का और उनके विपणन का, उनकी बिक्री का भी एक बहुत बड़ा सेंटर बनना है। जब हम स्वदेशी ग्राम में, सेवाग्राम में इतना बड़ा सेंटर बनाने की कल्पना रखते हैं कि यहाँ पर हम सैकड़ों और हज़ारों कार्यकर्ताओं को स्वदेशी सामान बनाना और उनकी बिक्री कराना, उनके ब्रांड्स को डेवलप करना और उनको बाज़ार में स्थापित करना, इतना बड़ा जब प्रोग्राम हम लेकर चल रहे हैं, तो ये कैसे संभव है कि हम राजीव भाई की फेस वैल्यू को नियंत्रित ना करें? हमें ज़रूर करना चाहिए। दूसरी बात, मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से एक और शेयर बात करना चाहता हूं कि पिछले 4-5 सालों में, 6 सालों में मेरे पास नहीं, सभी कार्यकर्ताओं के पास ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि राजीव भाई के नाम पर जिन्होंने फर्जी किताबें छाप ली, राजीव भाई के नाम पर जिन्होंने कुछ भी कर लिया, किताबें मंगाई, सीडी मंगाया, साहित्य मंगाया, किताबें नहीं दी। मैं नाम भी बता सकता हूँ, लिस्ट बना के भी दे सकता हूँ कि ऐसे कितने लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं, लेकिन आज तक किसी ने उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई, किसी ने उनको पकड़ा नहीं। क्यों नहीं पकड़ा? आज छोटी सी बात है, कल को हज़ारों लोग उत्पादन करेंगे तो उनको कौन नियंत्रित करेगा, कैसे काम करेंगे? तो ये जो पूरा ट्रेडमार्क का जो सवाल है, ये आगे की भविष्य की रणनीति बनाकर किया गया है कि अगर हम
राजीव भाई के विचारों के आधार पर बहुत बड़ा स्वदेशी का एक महा आंदोलन चलाना चाहते हैं। उत्पादन के क्षेत्र में, विपणन के क्षेत्र में, बिक्री के क्षेत्र में तो हमको निश्चित तौर पर इसके नियम कायदे कानून बनाने पड़ेंगे, हमको निश्चित तौर पर इसको रेगुलेट करना पड़ेगा, निश्चित तौर पर एक लाइन लेंथ बनानी पड़ेगी ताकि वो सुनियोजित चले, बिना नियोजन के नहीं चलेंगे। आपको ISI मार्क लेना है तो आपको सरकार से ISI मार्क लेना पड़ता है। स्वदेशी का मार्क, राजीव भाई जब जीवित थे तो उन्होंने अपने समय में स्वानंद नाम का एक मार्क बनाया था, और वो स्वानंद मार्क इसलिए बनाया था और वो राजीव भाई के नाम से रजिस्टर्ड है, आज भी ट्रेडमार्क में अबेंडेंट है, लेकिन उन्होंने स्वानंद नाम से ट्रेडमार्क बनाया ताकि स्वदेशी वस्तुओं को पहचाना जा सके। क्या हम आज भी नहीं कर सकते ये काम? क्यों नहीं हम ये कर सकते कि भी जितने भी स्वदेशी उत्पादक हैं पूरे देश भर में, उनको राजीव भाई की फेस वैल्यू के आधार पर उत्पादन भी मिलेगा, उनको बाजार भी मिलेगा और उनको स्वदेशी का प्रमाणीकरण भी मिलेगा। हमारी तो यहाँ तक कोशिश है कि राजीव भाई के फेस वैल्यू को ध्यान में रखकर, उनके विचारों को ध्यान में रखकर हम किसी भी तरह स्वदेशी उत्पादकों का मानकीकरण और उनका हम एक उनकी पहचान कि ये स्वदेशी उत्पादक हैं इस रूप में डेवलप करना चाहते हैं। तो हम कोई इसमें व्यक्तिगत काम नहीं कर रहे हैं, हमको इसमें मैं कोई अपनी तिजोरी नहीं भर रहा हूँ। हमारा सारा काम आज तक ट्रस्ट के नाम पर है। आपको शायद पता नहीं होगा, बागवट नाम का ट्रेडमार्क हमारे राजीव दीक्षित मेमोरियल ट्रस्ट के नाम से है। हमारा सारा ट्रांजैक्शन ट्रस्ट और संस्था में होता है। मैं आपको एक नहीं हजारों लोगों के नाम ऐसे बता सकता हूँ जो राजीव भाई के नाम पर उत्पादन करते हैं, बिक्री करते हैं और अपने पर्सनल खाते में पैसा डलवाते हैं। कोई बुरी बात नहीं है, आप अपने पर्सनल खाते में डलवाइए, लेकिन मेरा तो नैतिक दायित्व है कि मैं सारा का सारा उत्पादन राजीव दीक्षित मेमोरियल स्वदेशी उत्थान संस्था और राजीव दीक्षित मेमोरियल ट्रस्ट दो संस्थाओं में मैं इसका सारा नियोजन करता हूं, और सारा नियोजन हम पूरे देश भर में इसी नाम से फैलाना चाहते हैं। राजीव दीक्षित मेमोरियल ट्रस्ट भी एक ट्रेडमार्क के रूप में डेवलप कराया है, इसलिए कि हम पूरे देश भर में स्वदेशी उत्पादकों को आइडेंटिफाई कर सकें, हम पूरे देश भर में स्वदेशी के उत्पादकों को एक बाजार उपलब्ध करा सकें, हम पूरे देश भर में स्वदेशी का एक महासंग्राम, कम से कम 1000 स्वदेशी उत्पादकों को, ऐसे लोगों को जो गोबर गौमूत्र का काम करते हैं, पंचगव्य के उत्पादन का काम करते हैं, उनको भी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। इसमें क्या बुरा काम है? क्या ये राजीव भाई के सिद्धांतों के खिलाफ है? जब राजीव भाई के जीवन के दो पहलू हैं कि सैद्धांतिक विचार और उसका प्रयोग पक्ष, अगर हम प्रयोग पक्ष पर काम कर रहे हैं तो राजीव भाई का सिद्धांत कहाँ टूट गया? ये राजीव भाई ने अगर 3 स्वदेशी भंडार खोले हैं और हम 300 स्वदेशी भंडार खोलना चाहते हैं, 3000 स्वदेशी भंडार खोलना चाहते हैं और ब्रांड के साथ, तो कौन सा हम बुरा काम कर रहे हैं? हम बिल्कुल बुरा काम नहीं कर रहे हैं। हम स्वदेशी की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। हम सिर्फ भाषण नहीं करना चाहते, हम सिर्फ जो है लोगों को जो है सिर्फ शब्दों का जाल नहीं बुनना चाहते। हम राजीव भाई के विचारों के आधार पर शुद्ध प्रायोगिक काम करना चाहते हैं और हमारा हक है, हमको अपनी लाइन लेंथ तय करने का हक है कि हम क्या करें क्या ना करें। इसलिए हमने सेवाग्राम को उसके लिए समर्पित किया है। बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे कि आप व्याख्यान देने क्यों नहीं जाते, आप राजीव भाई की तरह व्याख्यान देने क्यों नहीं निकलते? मैं बार बार उनको बोलता हूँ कि राजीव भाई जैसा व्याख्यान कोई नहीं दे सकता, राजीव भाई जैसा व्याख्यान कोई नहीं दे सकता, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। जितने भी कुकुरमुत्तों की तरह उगे हुए लोग हैं ना, वो कुकुरमुत्तों की तरह उगे हुए लोग राजीव भाई के प्रचार के लिए काम नहीं करते, राजीव भाई के विचारों के माध्यम से अपने आप को एस्टेब्लिश करने का काम करते हैं। कोई भी हो, आप शुरू से लेके नीचे तक नाम लेके मुझे बता दीजिए, मैं आपको एक नहीं 10 लोगों की लिस्ट बता सकता हूँ कि जिन्होंने राजीव भाई के नाम पर विचार देना शुरू किया, राजीव भाई के नाम पर व्याख्यान देना चालू किया और धीरे 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 अपनी दुकानें खड़ी कर ली, धीरे धीरे अपनी संस्थाएं खड़ी कर ली और अपनी संस्थाएं खड़ी करके अब बोलते हैं कि हम तो राजीव भाई का काम करते हैं, राजीव भाई की चीज़ें करते हैं। ऐसे सैकड़ों लोग हैं और मैं उन लोगों का निंदा नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने काम खड़ा किया, अच्छी बात है। लेकिन अगर हम वो काम खड़ा करना चाहते हैं, अगर एक संगठित रूप में खड़ा करना चाहते हैं, हजारों स्वदेशी उद्योगों को संगठित करना चाहते हैं, चाहे वो गांव के हो, चाहे शहर के हो, चाहे मध्यम वर्गीय हों, चाहे वो एकल स्वभाव के लोग हों, चाहे एक व्यक्ति की इंडस्ट्री हो, चाहे 10 व्यक्ति की इंडस्ट्री हो, चाहे गांव की इंडस्ट्री हो, हमको हर हालत में इस ब्रांड के ऊपर उनको इकट्ठा करना है।
हमारा उद्देश्य स्वदेशी के लिए, उत्पादकों के लिए, विपणन के लिए एक बड़ी क्रांति करना है, जहाँ पर हम स्वदेशी की सामान उपलब्धता करा सकें। हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं? क्या राजीव भाई ऐसा कह के नहीं गए? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, राजीव भाई के जाने से 1 महीने पहले जब दिवाली के समय वो घर पर आए थे और 1 हफ्ते का उनका प्रवास था, उस 1 हफ्ते के प्रवास के समय जो हमारा उनके डिस्कशन हुआ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि राजीव भाई के साथ प्रदीप भाई क्यों नहीं है। ठीक है, मैं नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाहर निकलना पसंद नहीं है, मुझे फ़ोटो खिंचाना पसंद नहीं है, मुझे जो है व्याख्यान देना पसंद नहीं है, मुझे पब्लिक में जाना पसंद नहीं है। तो क्या मैं काम नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता? राजीव भाई के समय में भी मतलब पीछे रहकर सारा काम संभाला, देखा, ऐसा नहीं कि नहीं किया। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि व्याख्यान देना सबसे बड़ा काम है, तो मैं मानता हूँ कि राजीव भाई आज भी व्याख्यान दे रहे हैं। वो नहीं है तो भी उनकी वाणी इतनी जगह फैल रही है सभी कार्यकर्ताओं। हम उस वाणी को क्यों रोकेंगे? हम क्यों फेसबुक के ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे? हम क्यों यूट्यूब के ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे? मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये पूरी प्रक्रिया जो है ट्रेडमार्क की, के राजीव भाई के विचारों को बढ़ाने के लिए है, बंद करने के लिए नहीं है। इस तरह की भ्रांति मत फैलाइए। न हमने पिछले 1 साल से राजीव भाई की किताबों पर कॉपीराइट लिया हुआ है। आज तक हमने किसी भी किताब छापने वाले को मना नहीं किया कि तुम किताब मत छापो। कोई भी एक बंदा पूरे देश भर में ला के दे दीजिए, मैं आपको कम से कम 10 नाम बता सकता हूँ। सचिन शिंदे जी राजीव भाई के साथ काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, उन्होंने 2 किताबें छापी हैं राजीव भाई के नाम से, हमारा कॉपीराइट लेने के बाद भी। लेकिन हमने आज तक उनको चू नहीं कही। हमने और अप्रिशिएट किया कि अच्छा है, चलो आप छाप रहे हो तो अच्छी बात है। उनकी ही किताब को किसी दूसरे व्यक्ति ने जो है चोरी से उसी नाम से छाप के बेचना चालू कर दिया, वो भी नहीं रोक पाए किताबों का। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, राजीव भाई के नाम पर जितनी किताबें बनी हैं, राजीव भाई ने आज तक अपने जीवन में मात्र 3 किताबें लिखी हैं, मात्र 3 किताबें लिखी हैं जो हमने छापी हैं। बाकी सारी किताबें उनके विचार के आधार पर बनी हैं जो संस्था ने छापी हैं। लेकिन बाज़ार में जितनी भी किताबें मिली हैं सब कट पेस्ट कॉपी करके निकाला है और राजीव भाई के नाम से निकाला है। राजीव भाई के नाम से कोई भी व्यक्ति कोई भी किताब निकाल सकता है। क्या निकाल रहा है, इसका कंट्रोल किसके पास होगा? क्या कोई ऐसी मॉनिटरिंग बॉडी है? क्या कोई ऐसी बॉडी है जो राजीव भाई के नाम पर बनने वाली किताबों को देख सके कि भाई कौन सा सामग्री जा रहा है, कौन सा सामग्री नहीं जा रहा है? राजीव भाई ने जो कहा है वो भी जा रहा है, जो नहीं कहा है वो भी जा रहा है। कोई हमारे पास मॉनिटरिंग बॉडी नहीं है। तो इन सब चीज़ों का उद्देश्य यही है कि भाई राजीव भाई के विचारों को एक नियोजित ढंग से लोगों के सामने लाया जाए, राजीव भाई के विचारों को एक संगठित ढंग से सामने लाया जाए। और मेरा जीवन तो पूरा स्वदेशी को संगठित करने में है और मैं कोशिश करूँगा कि पूरे देश भर में हम स्वदेशी के विचारों को संगठित कर सकें, स्वदेशी उत्पादकों को संगठित कर सकें। और राजीव भाई का ट्रेडमार्क अगर बनता है तो मेरी कोई संपत्ति नहीं है, ये पूरे राजीववादियों की संपत्ति है। बाकायदा इस पर एक बॉडी बनेगी, एक टीम बनेगी जो पूरी टीम इसको संचालित करेगी कि देश भर में कितने स्वदेशी उत्पादक हैं जिनको राजीव भाई की फेस वैल्यू पर स्वदेशी का काम खड़ा करना है। उनको आमंत्रित करिए, उनको अपने साथ जोड़िए, उनका रजिस्ट्रेशन करिए और उनको प्रॉपर ढंग से स्वदेशी के लिए तैयार करिए। इसलिए राजीव भाई का जो ट्रेडमार्क है ये पूरी तरह से भ्रमित फैलाने वाला काम है या भ्रम फैलाने वाला का काम है कि यूट्यूब के चैनल बंद हो जाएंगे, कि फेसबुक के चैनल बंद हो जाएंगे, कि ये चैनल बंद हो जाएंगे। कोई चैनल बंद नहीं होने वाला, बल्कि और हज़ारों चैनल खुलने शुरू हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं होगा। मैं तो चाहता हूँ आज 50 चैनल चलते हैं, 500 चैनल चलाना शुरू कर दें, क्या दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं है। आप कहोगे तो मैं 500 चैनल खुलवाने में मदद करवाता हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरी मदद की ज़रूरत है, फेसबुक के ऊपर लोग कर ही रहे हैं, करते रहेंगे। इसलिए ये भ्रम फैलाने की कोशिश मत करिए कि इन आधार पर ये सब काम हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बल्कि ऐसा सोचिए कि राजीव भाई की फेस वैल्यू के आधार पर हम हज़ारों स्वदेशी उत्पादकों को संगठित कर सकते हैं। हम हज़ारों लाखों स्वदेशी उत्पादकों को, छोटे लोगों को, गांव के लोगों को, उनको इकट्ठा करके और स्वदेशी की इस जंग में अपना काम कर सकते हैं। मुझको भाषण देने में विश्वास नहीं है, मैं भाषण देता भी नहीं हूँ और देना भी नहीं चाहूँगा। मैं तो भाषणों के आधार पर जो प्रायोगिक काम है उन कामों को करना चाहता हूँ और वही काम अपने हिस्से में लिया है।
हालांकि मैं कभी पब्लिक लाइफ में नहीं जाता, ना जाना चाहता हूं, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो 2 साल बाद मैदान में भी कूदूंगा। अभी कुछ भाइयों ने राजनीतिक रूप में टिप्पणी की कि राजनीति करना चाहते हैं। अगर लुटियंस के टीले से गुजरते हुए मैंने ये कहा कि 15 साल बाद हम भी यहाँ पर आएंगे तो क्या बुरा कर दिया? क्या राजीव भाई अपने अंतिम समय में चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे थे? क्या राजीव भाई अपने अंतिम समय में उन्होंने ये पोस्ट डाली है? मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, उनके साथ मैंने काम किया है। शायद आपको पता नहीं होगा, मैंने आज तक किसी भी कार्यकर्ता पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है। किसी ने भी मुझको कितनी भी गाली दिया, लेकिन मैंने कभी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है। लेकिन शायद आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। मेरे लिए शर्म की बात है कि मैं अपने ही किसी कार्यकर्ता के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करूं या उनकी कोई कमजोरियां बताऊं। मैंने आज तक इस तरह के काम नहीं किए हैं, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं इस तरह की बातें करना मुझे पड़ रहा है, क्योंकि शायद सारी चीज़ों में मेरी ही कमजोरी मानी जाती है, मेरी ही गलतियां मानी जाती है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि वीरेंद्र भाई को और उनके एक मित्र को हमने 2011 में 8 लाख रुपए का साहित्य और सीडी दिया था। उस 8 लाख रुपए का साहित्य और सीडी को पूरा का पूरा बंटाधार कर दिया। एक पैसा भी हमको लौटा के नहीं दिया और लॉस भी हमको दिखाया। 8 लाख रुपए हमारे डूबे हैं दिल्ली में, आप पूछ लीजिए उनसे। वो 8 लाख रुपए आज तक वापस नहीं आए हैं। हमने सीडियाँ बिक्री का, आप जानते हैं कि हमने राजीव भाई की सीडी 10 रुपये में बिक्री करने का ठाना। 7 रुपये में सीडी हमको बन के आती थी। वो 7 रुपये की सीडी हमने नो प्रॉफिट नो लॉस में 10 रुपये में लोगों को दिया है। 3-3 रुपये की 3-3 रुपये का हमने कम करके दिया है या उनकी तरफ करके दिया है। 40 लाख सीडी हमने नो प्रॉफिट नो लॉस पर बांटी है पूरे देश भर में। हमने कोई विचार का काम नहीं किया। आप कैसे कह सकते हो? पूरे देश के कार्यकर्ता जानते हैं, पूरे ट्रस्टी जानते हैं कि सबसे सस्ती सीडी सेवाग्राम वर्धा ने उपलब्ध कराई है आज तक। उससे सस्ती सीडी किसी ने उपलब्ध नहीं कराई है आज तक। और सीडी के ऊपर टाटा नगर के एक भाई जो आज बहुत बड़े राजीव भाई के प्रचारक बनते हैं, उन्होंने जब हमने उनको बोला कि हम तो सीडी 10 रुपये की देंगे, तो उन्होंने कहा कि हमको सीडी 20 रुपये की चाहिए, 10 रुपया हमको इस पर कमीशन चाहिए। तो हमने कहा हम तो नहीं दे सकते। तो उन्होंने ज़बरदस्ती झगड़ा करके 20 रुपये में सीडी छापी और 20 रुपये में सीडी बिक्री की है। हमने तो 10 रुपये में सीडी बिक्री की है। हज़ारों दिल्ली के कार्यकर्ता हों, चाहे वो दिनेश गुप्ता जी हों जिन्होंने हज़ारों सीडी बांटी हैं, आप सबसे पूछ लीजिए। हमने सीडी नो प्रॉफिट नो लॉस में बांटी है। हमने कोई धंधा नहीं किया है, हमने कोई व्यापार नहीं किया है, और जो 3 रुपया बचता था वो भी लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया है। इसलिए सेवा का काम सिर्फ आप ही कर रहे हो। इतनी गलतफहमी में मत रहिए। पूरे 7 साल में राजीव भाई के जाने के बाद हम लोगों ने वर्मा जी की मदद से, दूसरे साथियों की मदद से 112 कैंप लगाए हैं पूरे देश भर में। उन 112 कैंपों में 30,000 से ज़्यादा लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हमने कुछ नहीं किया है? मैं कहता हूं कि जितना काम हमने किया है 8 सालों में किसी ने नहीं किया है पूरे देश भर में। और वो कुछ हमने हमारी टीम की मदद से किया है, वो सब कुछ हमने हमारे ट्रस्टियों की मदद से किया है। क्यों नहीं किया? कोई भी एक बंदा ऐसा बता दीजिए जिसने 8 साल में इतना बड़ा काम किया हो। नहीं किया। हमारा हक है, वो हमारा अधिकार है, इसलिए हमने किया है। इसलिए व्यक्तिगत आक्षेपों पर मत जाइए। व्यक्तिगत आक्षेप जब मैं कहना चालू करूँगा तो शायद आपको सुनने में शर्म आएगा। कोई भी व्यक्ति हो, जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर आए, उन सबको हमने सम्मान के साथ रखा। उनको नहीं समझ में आया, हमको नहीं समझ में आया, वो यहाँ से चले गए। अब मैं उनकी व्यक्तिगत निंदाएं करना चालू करूँगा तो मुझे शोभा नहीं देता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं उनके पे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करूँ। लेकिन किसी को साथ काम करना है, किसी को साथ काम नहीं करना है। वीरेंद्र सिंह जी पहले हमारे साथ थे, फिर निरंजन वर्मा जी के साथ चले गए। उसके बाद उन्होंने अपना कारखाना खोल लिया, अपना धंधा खोल लिया। अब उनकी जर्नी इतने लोगों के साथ होती है तो ठीक है, जिसके साथ जब पटता है पटता है, नहीं पटता है नहीं पटता है। पिछले 25 सालों में हज़ारों कार्यकर्ता आए, हज़ारों गए। किसी ने 1 साल काम किया, किसी ने 2 साल किया, किसी ने 1 महीना किया, कोई आज भी कर रहा है। कोई 1 घंटा काम करता है, कोई 2 घंटा काम करता है, कोई अपनी सेवा दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सबका स्वागत है, हम सबको संभालने की कोशिश करते हैं। फिर भी आज सेवाग्राम से जितने ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, किसी भी जगह नहीं जुड़े हुए, चाहे दिल्ली में किसी के पास चले जाइए, चाहे कहीं भी चले जाइए, सेवाग्राम से ही सबसे ज़्यादा लोग जुड़े हैं। आज भी लोग आते हैं, ठीक है।
हमारी कुछ मजबूरियां हैं, हम उनको नहीं संभाल पाए, या हम ऐसी टीम नहीं बना पाए, या हम ऐसे मैनेजमेंट नहीं बना पाए जो चीज़ों को टिका के रख सके। आगे कोशिश करेंगे बनाने का। हम बहुत अच्छे संसाधन उपलब्ध नहीं कर पाए, फिर भी राजीव भाई जब नहीं थे तब हम पूरे देश भर में सिर्फ 4 या 5 लोगों का मैनेजमेंट करते थे। राजीव भाई जाने के बाद हम सेवाग्राम में 22-22, 23-23 लोगों को मैनेजमेंट में काम कर ले रहे हैं, उनसे हम काम करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाहर घूमने का काम ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ से जितना हो पाता है उतना हम करते हैं। माताजी पिताजी की सेवा है, उनका बुढ़ापा है, कोई बहुत ज़्यादा मैं बाहर जा नहीं सकता, बहुत ज़्यादा चीज़ों को छोड़ नहीं सकता, इसलिए जितना होता है उतना करता हूँ। लेकिन सेवाग्राम में बैठ के अगर हमारी कल्पना ऐसी है कि हम पूरे देश भर के स्वदेशी उत्पादकों को जोड़ें, पूरे देश भर के स्वदेशी ग्रामोद्योगों को जोड़ें, पंचगव्य उत्पादकों को जोड़ें, तो हमको ब्रांड बनाना ही पड़ेगा। बिना ब्रांड बनाए आप नहीं चला सकते, या बिना ब्रांड बनाए आप इनको संसाधनों को सीमित नहीं कर सकते, या उनको जोड़ नहीं सकते, या इतने 1000 घोड़ों को लगाम नहीं लगा सकते। इसलिए ब्रांड तो बनाना पड़ेगा। हाँ, वो ब्रांड मेरी कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। कानूनी रूप से आप कुछ भी कर लें, नैतिक रूप से मैं भी मानता हूँ कि मेरा कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, लेकिन एक समूह की संपत्ति तो होगा। देश भर में, दुनिया भर में जितने भी महापुरुष हुए हैं, सबके विचार कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होते हैं। कोई ना कोई एक संस्था होती है। चाहे विवेकानंद जी को ले लीजिए, विवेकानंद जी की सारी कॉपीराइट, पूरा उसका सारा संचालन विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी से होता है। महात्मा गांधी के विचारों का सारा संचालन सेवाग्राम से होता है, नवजीवन प्रकाशन से होता है। जितने भी महापुरुष हुए हैं उनका एक केंद्र तो जरूर बनता है। वो केंद्र अगर हम सेवाग्राम में बनाना चाहते हैं तो बुरा क्या करते हैं? हमारे अलावा कौन है पूरे देश भर में जो 8 साल में केंद्र बना पाया या बनाने की कोशिश की? बना ले तो अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं हजारों केंद्र राजीव भाई के बनाए ना, किसी ने मना थोड़ी किया है। लेकिन हम अगर सेवाग्राम में केंद्र बना के नियोजित करना चाहते हैं तो मुझे लगता है हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम कोई अनैतिक काम नहीं कर रहे हैं। हम राजीव भाई का ही काम कर रहे हैं, राजीव भाई का ही काम ले रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। प्रयोग करने में 50 गलतियाँ होंगी, हम गलतियाँ करेंगे। हम कोई इतने बड़े महापुरुष नहीं है कि हम गलतियाँ नहीं करेंगे या हमसे गलतियाँ नहीं होंगी। हम जब काम करेंगे, प्रयोग करेंगे, एक नहीं हजारों गलतियाँ होंगी, उन गलतियों को सुधारेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे, फिर से काम करेंगे। यही जीवन है और यही काम है। इसलिए मैं फिर से अंत में आपसे अपील करूंगा, आपको समझाना और आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि कॉपीराइट का मतलब फेसबुक और यूट्यूब के विज्ञापनों को नियंत्रित करना नहीं है, या उनके विचारों को नियंत्रित करना नहीं है। सिर्फ व्यापारिक उपक्रम जो शुरू हो रहा है, या हजारों स्वदेशी उत्पादकों को जो हम जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए हमको एक ब्रांड चाहिए होगा। बिना ब्रांड के हम उनको नहीं संभाल सकते, नहीं आगे लेके जा सकते। जैसे सरकार ने ISI ब्रांड बनाए हैं, या रेगुलेशंस के उन्होंने नियम कायदे कानून बनाए हैं, या जो भी किया है, ऐसे ही राजीव भाई का स्वदेशी को विचार बढ़ाने का, उत्पादकों को आगे बढ़ाने का, जगह जगह लोगों को संगठित करने का, उत्पादकों को संगठित करने का और उनको बाजार उपलब्ध कराने का उनका एक ब्रांड हम डेवलप कर रहे हैं। इसके पीछे ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि हम किसी को जो है हम फ़ोटो लगाने से मना कर देंगे, या किसी को हम फेसबुक पर डालने से मना कर देंगे। हम कतई ऐसा नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम राजीव भाई को बढ़ाना चाहते हैं, कम नहीं करना चाहते। हमारा उद्देश्य सिर्फ व्यापारिक गतिविधियों को नियंत्रित करने का है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो सैद्धांतिक और सेवा के रूप में राजीव भाई का काम कर रहे हैं, उनका खुले दिल से स्वागत है, वो करें। राजीव भाई उनके हैं, जितना हमारे हैं उतना उनके हैं। अगर हमारे परिवार में जन्म लिया है तो हमारा सौभाग्य है। हमारा आपका हक अगर 1% बनता है तो हमारा 10% बनेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा हमारा ही हक है, हमारा भी हक है, कानूनी रूप से भी, नैतिक रूप से भी, सब तरह से। इसलिए आपका जितना हक है उससे थोड़ा सा ज़्यादा तो हमारा बनता है, और होना भी चाहिए। सौभाग्य से, दुर्भाग्य से, जैसा भी कहिए, क्रांतिकारियों के परिवारों पर उंगली उठाना बहुत आसान है। आज गांधी जी को भी गाली देना बहुत आसान है। लोग आसानी से गाली दे देते हैं गांधी जी को, कोई दिक्कत नहीं है। गाली देना तो हमारे यहाँ शगल है। मुझे तो बहुत ख़राब लगा ये कहकर, ये सुनकर कि मेरे ऊपर रामदेव जी से 4 करोड़ रुपया लेने की बात है। मुझे तो शर्म इतनी लगी, मुझे इतना दुख हुआ कि राजीव भाई के कार्यकर्ता ये कैसे सोच सकते हैं कि उनका परिवार
उनकी हत्या के बदले पैसा ले सकता है? अगर जो लोग ऐसा सोच सकते हैं, मैं मानता हूँ वो राजीववादी है ही नहीं, उनको राजीववादी का कहने का हक ही नहीं है। उनको इस मुद्दे पर मेरी अपनी राय हो सकती है, मेरी अपनी सहमति हो सकती है, मेरा अपना तरीका होता है काम करने का, लेकिन मैंने कभी किसी को रोका तो नहीं कि आप मत काम करिए, आपको व्यापार करना है करिए, आपको गौशाला खोलनी है खोलिए, आपको उत्पादन करना है खोलिए, आपको जो करना है करिए। मैं क्यों रोकूं किसी को? किसी को अच्छा लगता है करे, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है मुझे भी करना चाहिए। मुझे भी जो अच्छा लगता है, मुझे जो लगता है कि मुझे ये करना है वो करना चाहिए, और मैं करूँगा, किसी के दबाव में आकर नहीं करूँगा। आप लाख बार मुझसे आकर बोलो कि राजीव भाई, प्रदीप भाई इसको करिए ज़बरदस्ती, ऐसा नहीं है। ज़बरदस्ती तो मुझे कन्विंसिंग होनी चाहिए बात, अगर कन्विंस होगी तो मैं बिना कहे करूँगा। इसलिए इस बात को मैं ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मैंने अपना जीवन का उद्देश्य सिर्फ रचनात्मक कामों के लिए लगाया है, और राजीव भाई के जाने के बाद मैंने अपने परिवार को ये संकल्प दिलाया है कि मैं सिर्फ रचनात्मक कामों पर लगूंगा, रचनात्मक कामों को ही खड़ा करूंगा। अपने तमाम साथियों को, अपने पुराने जितने भी तमाम लोग हैं, उन सबको मैंने ये वायदा किया है कि मैं सिर्फ रचनात्मक कामों में लगूंगा, स्वदेशी को खड़ा करने में लगूंगा, स्वदेशी उत्पादकों को खड़ा करने में लगाएंगे, स्वदेशी उत्पादन करेंगे, लाखों हजारों स्वदेशी भंडार खुलवाएंगे, बागवट के द्वारा हो या किसी और के द्वारा हो, लेकिन उत्साह मेरा उद्देश्य जीवन में स्वदेशी के इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। इसलिए हमने ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराया है, लेकिन इससे कोई हानि नहीं है, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं है। ये हमारे लिए चीज़ों को नियंत्रित करने का माध्यम है। अब किसी को अगर नियंत्रित नहीं होना है, किसी को अगर इसमें बंधना नहीं है, राजीव भाई को खुला समझ के इस्तेमाल करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा तो ऐसा मानना है कि राजीववादियों को या राजीव भाई के मानने वालों को ये सोचना चाहिए कि राजीव भाई के नाम पर जो भी व्यापारिक उपक्रम चलाएगा उसको एक नियंत्रित मर्यादा में तो काम करना चाहिए, उसको एक ट्रस्ट के अंडर में या एक नियमित तौर पर काम तो करना चाहिए। नहीं तो ये समेटा नहीं जाएगा, इसका कोई संगठन नहीं बन सकता, इसका कोई जुड़ाव नहीं हो सकता है। इस जुड़ाव को करने के लिए ही इस ट्रेडमार्क को हमने रजिस्टर कराया है। इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए, इसमें किसी का नुकसान नहीं है, ना किसी को कोई रोका जाएगा, लेकिन व्यापारिक गतिविधियों को नियंत्रित तो किया जाएगा और करना भी चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। राजीव भाई के परिवार के नाते या एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते या स्वदेशी का प्रचारक के नाते, स्वदेशी के आंदोलन को बढ़ाने के लिए हमें राजीव भाई के विचारों का इस्तेमाल करना चाहिए, उनका प्रयोग करना चाहिए। यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जिनको वैचारिक काम करने हैं वो वैचारिक काम करें, जिनको प्रायोगिक काम करने हैं प्रायोगिक काम करें, जिनको रचनात्मक काम करने हैं रचनात्मक काम करें। मेरा काम रचनात्मक काम करने का है और उसके लिए हमने ये ट्रेडमार्क लिया है। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। लेकिन जो लोग चोरी करेंगे, जो लोग जो है जालसाजी करेंगे या जो लोग राजीव भाई के नाम पर धोखा देंगे, उनको नियंत्रित करने का काम अगर आप नहीं करोगे तो मैं तो करूँगा, ज़रूर करूँगा। अब तक नहीं किया लेकिन आगे तो करूँगा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसलिए मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, निश्चिंतता के साथ काम करिए, कोई आपको रोकने नहीं आएगा। सिर्फ कानून हमेशा गलत लोगों के लिए होते हैं, अच्छे लोगों के लिए नहीं होते। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आगे और जो प्रश्न आएंगे, जो मुद्दे आएंगे, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। शायद कल फिर से कोई दूसरा विषय पर मैं डालूँ वीडियो। मेरा ये पहला वीडियो है जो मैंने आपके सामने रखा है, डाला है। मेरी कोई इच्छा नहीं होती है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं समय समय पर आपके बीच में ज़रूर उपस्थित होऊंगा अपनी बातों को रखने के लिए और अपने विचारों को रखने के लिए। जय हिंद।